चाहता हूँ। मेरा नाम रंजीत है। जैसे कि मैडम नारियल की बात किया, मैं केरला से बिलोंग करता हूँ। आई एम बेसिकली फ्रॉम केरला, साउथ इंडिया। आरसी बिजनेस से आने से पहले मैं 15-16 साल में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करता था। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मतलब आप लोगों ने सुना ही होगा, हमारा जो प्रेस्टीजियस प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज, उसका पेरेंट कंपनी जो है इप्का लेबोरेटरीज, उसी कंपनी में 10 साल से ज्यादा मैंने उस कंपनी में सर्विस दिया है। टोटल साउथ इंडिया का मैनेजर बन के मैंने काम किया था। उसके बाद जब मेरी शादी हो गई तो मैं अपने फैमिली को लेकर दुबई चला गया। वहां पे एक बहुत बढ़िया फार्मास्यूटिकल कंपनी था, एडवांस ग्रुप ऑफ कंपनीज। उस कंपनीज में मैंने टोटल एमिरेट्स का मैनेजर ऐसा बन के मैंने 6-7 साल वहां भी काम किया था। और उसी दौरान मुझे आरसीएम के बारे में पता चला और थोड़ा बहुत प्रेशर करके मुझे आरसीएम में लेकर आया था। एक्चुअली मेरे कहानी तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैं इस बार में थोड़ा कट शॉर्ट करके बताऊंगा। जब मैं दुबई में काम कर रहा था तो मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में था। मेरी पत्नी एक डॉक्टर है, तो शी ऑल्सो वर्किंग इन शारजा एक क्लिनिक में, वो भी क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहा था। मेरी एक छोटी सी बच्ची थी, वो भी दुबई में ही पढ़ रहा था। तो उसी दौरान मेरे फादर इन लॉ जयप्रसाद, वो एक्चुअली आरसीएम बिजनेस के फाउंडर मेंबर में से एक है। तो उन्होंने ही मुझे आरसीएम बिजनेस करने के लिए दुबई से यहाँ पे बुलाया था। एक्चुअली जब उन्होंने आरसीएम करने के लिए मुझे बुलाया तो मैंने तो पक्का ना ही कहा था, क्योंकि यहाँ पे वापस आने का कोई वजह नहीं था। 10 साल मैंने जब इप्का लेबोरेटरीज में मैंने काम किया तो मेरा बहुत बढ़िया था, बढ़िया सा इंक्रीमेंट हुआ था, मेरा बहुत बढ़िया प्रमोशन हो चुका था। मैं साउथ इंडिया का जोनल मैनेजर था। और डेफिनेटली मेरा इनकम उस समय पर, मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस समय पर मेरा इनकम 1 लाख से 1 लाख से ज्यादा था। तो एक्चुअली मैं जब इप्का लेबोरेटरीज छोड़कर दुबई जा रहा था तो मेरे सारे कोलीग, मेरे सारे फ्रेंड्स, सभी लोगों ने, मेरे रिलेटिव सब लोगों ने मुझसे ये बोला कि अरे भाई, तू अभी इप्का लेबोरेटरीज छोड़कर दुबई क्यों जा रहा है, क्योंकि अभी बहुत अच्छा खासा इनकम अभी आपको यहाँ पे आ रहा है, तो अभी छोड़कर क्यों जा रहा है। क्योंकि अगर हम दुबई जाएगा, किसी भी और कंट्री में जाएगा, तो भी इतना ही कमा पाएगा। तो मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा, एक अभी 1 लाख भी रहे तो 2-2 लाख तक मिल जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं कमा पाएगा। तो क्यों छोड़ रहा है, वो तो आपको इप्का लेबोरेटरीज में काम करते करते अगर करते ही रहा तो यहीं पर मिल जाएगा इंडिया में, तो क्यों जा रहा है, ऐसा बोला था। लेकिन मेरे मन में ये रीजन था, क्योंकि 1 लाख तक पहुंचने के लिए मुझे 8 साल लगा। जब मैंने इप्का लेबोरेटरीज, मैंने एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मैंने काम शुरू किया। उसके बाद मुझे प्रमोशन आ गया, उसके बाद दूसरा प्रमोशन, तीसरा प्रमोशन, ऐसा करके जोनल मैनेजर तक पहुंच गया। तो उस टाइम पर मुझे टोटल 8 साल के बाद में वो 1 लाख तक पहुंच गया था। लेकिन मुझे ये 100% यकीन था कि अगला 1 लाख, मेरा मतलब 2 लाख तक पहुंचने के लिए मुझे ये 8 लाख, 8 साल नहीं तो 10 साल से वो भी काफी नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक बार जब वो एक पोजीशन बहुत बड़ा हो गया तो उसके बाद इंक्रीमेंट मिलना बहुत मुश्किल होगा। और जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पत्नी एक डॉक्टर थी, तो इसीलिए मैंने ये भी सोचा कि जो इनकम उनको इंडिया में मिलेगा, उससे तो बढ़िया दुबई में मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे इंडिया का काम पूरा छोड़कर मेरे पत्नी और मेरी बच्ची को लेकर मैं दुबई चला गया। और पहले 1 साल में थोड़ा स्ट्रगल भी किया था, उसके बाद ही मुझे वहां पे काम मिला। मेरे पत्नी का भी वो क्लिनिक स्टार्ट हो गया और सब कुछ सेटल था, बहुत बढ़िया लग्जरी लाइफ में वहां पे जी रहा था। उसी दौरान मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी ने मुझे फोन करके बोला कि एक्चुअली मुझे नहीं बोला, मेरे पत्नी को, मेरे उनकी बेटी को फोन करके बोला, रंजीत को वहां का पूरा काम छोड़कर, सिर्फ वही मैं ही नहीं, मैं पूरे फैमिली के साथ पूरा काम छोड़कर यहाँ पे इंडिया वापस आ जाओ। यहाँ पे बहुत बड़ा धनी, बहुत अच्छा धनिया है, बहुत बड़ा चाय की पत्ती है, यहाँ पे आटा है, ये सब बेचना आरसीएम में उनको बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा वापस आने के लिए बोला। तो मैंने उनको इनकारी कर दिया और मैंने मेरे पत्नी को भी ये बोला कि तुम्हारे पिताजी जो है उनका स्क्रू थोड़ा ढीला हो गया है। मैं उनको ये बोलने वाला था कि उनको भी ये काम छोड़ना है, क्यों इस तरह के नेटवर्क मार्केटिंग सब ये कर रहा है, ये सब गलत चीज से मत करो। तो मैंने उनको ये बोलने का मैं सोच रहा था, और वो बोल रहा है कि मैं यहाँ का सब कुछ छोड़कर इंडिया जाकर मैं भी उनके साथ ये काम करूं। तो मैं डेफिनेटली, मैं नहीं, ये मैं कभी भी आरसीएम नहीं तो इस तरह का डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग कुछ भी नहीं करेगा, ऐसे ही मैंने उनको बोला था। लेकिन मेरा फादर इन लॉ जो है, वो आरसीएम का बहुत बढ़िया लीडर था, वो फॉलो अप करने में उस्ताद था। तो उन्होंने क्या किया कि 3 साल तक बढ़िया तरह से मेरा फॉलो अप कर दिया। वो मुझे प्रेशर डालता ही रहा, डालता ही रहा। तो ये जो
प्रेशर जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मुझे लगा मेरा और मेरे ससुर जी का जो रिलेशन है उसमें भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा आगे जाके। तो उसी दौरान वो 3 साल के बाद एक्चुअली मैं अपना दूसरे बच्चे का आई वॉज प्लानिंग फॉर माई वी वर प्लानिंग फॉर माई अवर सेकेंड डिलीवरी। अब मेरा दूसरे बच्चे के हम लोग प्लान कर रहे थे, तो मैंने पहले से ही मैंने सोच रखा था कि सेकंड डिलीवरी जब होगा तो बीवी को वापस इंडिया भेज देगा, तो मैंने सोचा था। तो मैंने सोचा कि यही मौका है, दिस इज द राइट टाइम टू, मेरा ससुर जी के आंखों में धूल झोंकने का इससे बढ़िया टाइम नहीं रहेगा। तो मैंने क्या कर दिया कि मेरे ससुर जी को बोला, मैं यहाँ आपने जैसे बोला मैंने यहाँ का पूरा काम छोड़कर मैं वापस आ रहा हूँ, अभी मेरा पूरा जिम्मा आपके सर पे है। अभी मुझे एक अचीवर बनाना, मुझे जो इनकम मुझे वहां पे मिल रहा था, उनको पता है कि ऑलमोस्ट 5 लाख के करीबन मेरा इनकम था। तो वो इनकम अभी आपको क्या करना होगा, इंडिया में आरसीएम से आपको लेकर आना पड़ेगा, तो पूरा जिम्मा आपको उठाना होगा। इस तरह डरा धमका के मैंने क्या किया, मैंने 6 महीने का छुट्टी मेरे कंपनी से लिया और इंडिया वापस आ गया। तो क्या है कि मैंने पहले जैसे बोला कि इप्का लैबोरेटरीज छोड़कर इंडिया में ये छोड़कर दुबई जाने का मेरा एक वजह था, लेकिन वहां से दुबई से इतना अच्छा एक क्या बोलते हैं एक लग्जरी लाइफ छोड़कर इस तरह का, क्योंकि मेरा 15 साल का फार्मास्यूटिकल का जो मेरा जो तजुर्बा था वो पूरा छोड़कर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक नया इंडस्ट्री में मुझे काम शुरू करना पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे 100% कोई भी वजह नहीं था वो काम छोड़कर आरसीएम में करने का। तो इसीलिए मैं सिर्फ मेरा इंटेंशन तो सिर्फ यही था कि 2-3 महीने में मेरे ससुर जी मुझसे बोलेगा, अरे भाई आप कुछ भी मत करो, आपसे ये काम नहीं हो पाएगा, आप वापस दुबई चले जाओ। ये उन्हीं के मुंह से सुनने के लिए मैं यहाँ पे आया था। लेकिन ये जो 6 महीने था ना, 6 महीने में छुट्टी लेकर यहाँ पे आ गया और मैंने आरसीएम में काम शुरू किया। ये 6 महीने में मुझे आरसीएम में कंटिन्यू करने का वजह मिल गया। इस इन्हीं 6 महीने में मुझे ये बात पता चल गया कि अभी आने वाले जो कल है, इंडिया का जो फ्यूचर है, इसका सबसे बड़ा इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होने वाला है। और जो आरसीएम बिजनेस है, जब इंडिया का सबसे बढ़िया इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग होगा तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, मोर देन 90% ऑफ द कंट्रीब्यूशन विल बी फ्रॉम द वन एंड ओनली कंपनी, दैट विल बी आरसीएम। ये बात में यहाँ पे आने की, ये जो 6 महीना था, इसी 6 महीने में मेरे मन में ये बात घुस गया। एक्चुअली यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया कि बहुत सारी, क्योंकि कंफ्यूजन में था कि यहाँ पे कंटिन्यू करूँ नहीं, तो यहाँ पे कंटिन्यू करना मेरे लिए तो बहुत रिस्की था, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैं तो फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री में मेरा करियर मेरा था, तो फार्मास्यूटिकल अगर कंपनी अगर चालू करना है तो मैं कतई कर लेता, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग करना है तो मैं कुछ भी नहीं जानता था, तो इट्स अ वेरी रिस्की डिसीजन। तो मैंने जितना भी जो डाटा से, मेरा मतलब जितना भी बुक्स है, जितना भी वीडियो से, जितना भी डाटा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे मार्केट से मिलेगा, मैं वो पूरा का पूरा मैंने पढ़ लिया। ये जब मैंने इतना ज्यादा रिसर्च इसके बारे में किया तो सिर्फ एक ही चीज मुझे सामने आ गया कि अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यहाँ पे इंडिया में शुरू ही नहीं हुआ है। अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में शुरू होने वाला है, और द बेस्ट ग्रोथ द कंपनी विच इज डूइंग इज आरसीएम बिजनेस। अभी आने वाले कल में इतना अच्छा कंपनी, इतना अच्छा प्रोडक्ट वाले कंपनी, इतना अच्छा सिस्टम वाले कंपनी अभी कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये बात मुझे 100% जब पता चल गया तो मैंने डिसीजन ले लिया कि अभी मैं वापस नहीं जाने वाला हूं, अभी इसी इंडस्ट्री में मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। तो एक्चुअली ये जो चीजें जो है, मैंने पहले से ही कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो कुछ काम ना करने की वजह ढूंढते हैं। मैंने जब दुबई से इंडिया वापस आ गया तो मैंने काम करने का वजह ही ढूंढा, काम ना करने की वजह नहीं ढूंढा। एक्चुअली अगर मैंने ये सोचा कि मुझे ये काम कतई नहीं करना है, मुझे सिर्फ वापस ही जाना है, अगर मैंने ऐसा सोच लिया होता तो कभी भी मैं आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन भी नहीं करता, और आपके सामने अभी जो मैं बात कर रहा हूं एक राइसिंग कोर लीडर के तौर पर, मैं आपसे बात भी नहीं करता। लेकिन उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि अगर करना है तो उसका वजह क्या है, तो मैंने वो वजह ढूंढ लिया, इसीलिए आरसीए में आज एक राइसिंग कोर लीडर बनकर मैं आपसे बात कर रहा था।
मुझे ये भी पता था क्योंकि मैं ऑलरेडी एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया एक इनकम मुझे ऑलरेडी आया था। तो उतना ज्यादा इनकम में पहुंचने के लिए मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर एक बंदे को 5 लाख मिल रहा है और वो दम से जाकर अभी 2 लाख नहीं तो 1 लाख 1.5 लाख इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म में आकर गिर जाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उसका जो टोटल रोटेशन है वो खराब हो जाएगा। तो मुझे पता था कि इस इंडस्ट्री में सक्सेस मिलने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन सक्सेस का मैंने वेट नहीं किया। मैं सक्सेस मिलने के लिए जितना भी प्लेटफॉर्म मुझे यूज करना था वो सारे प्लेटफॉर्म मैंने यूज किया जैसे कि जितना भी टूल्स था मैंने वो यूज कर दिया, जितना भी मेरा अपने लीडर्स उन लोगों को मैंने यूज कर लिया। तो जितना भी यहाँ पे मुझे मिला वो सारे लोगों को मैंने इत्मीनान से यूज किया, तो इसीलिए मेरा अचीवमेंट भी बहुत फास्ट आ गया। मुझे अभी भी याद है, मुझे मैं जब यहाँ पे वापस आ गया और हमारा जो डायमंड सुरेंद्र भट्ट सर है, सुरेंद्र भट्ट जी ने मुझे बोला कि आप मुझे थोड़ा टिप दे दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है लेकिन इतना फास्टली अचीवमेंट पे आप जैसे आगे, उसका क्या रीजन है? आप कैसे आगे इतने इतने फास्टली? क्योंकि बहुत सारे लोग इसी तरह पकड़ के इस बिजनेस में आए हैं, बहुत सारे लोग अपने बच्चों को इस बिजनेस में लेकर आते हैं, लेकिन वो सब लोग यहाँ पे टिक नहीं पाता है। लेकिन आप जो यहाँ पे आ गया तो अभी सारे लीडर्स का भी रिकग्निशन आपको मिल रहा है। जहां पे आप जाता है वहां उस एरिया में थोड़ा बिजनेस ज्यादा होता है। जब मैं यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया, मैं केरला से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा पावर सेट केरला में है और मेरा एक साइड तमिलनाडु में भी है। तो तमिलनाडु का बिजनेस थोड़ा खराब था उस टाइम पे, और जब मैंने काम करना शुरू किया तो तमिलनाडु का बिजनेस इतना आगे आ गया कि एक एक झटके में मैं रूबी पिन अचीवर बन गया। तो इसीलिए डायमंड सुरेंद्र भट्ट जी ने भी बोला कि आपका टिप क्या है, कि आपने कैसे किया है। तो मैंने सुरेंद्र भट्ट जी को जो बातें मैंने उनको बताया था, तो उन्होंने बोला कि मेरा मुझे आपका आप ये जो बातें आपने बोला है ये बातें मुझे एक प्रेजेंटेशन बना के दो। तो मैंने सुरेंद्र भट्ट जी के लिए उसी टाइम पे मुझे लगता है कि 2020 में मैंने एक जूम मीटिंग भट्ट जी के लिए भी मैंने किया था हिंदी में। वो मेरा पहला हिंदी प्रोग्राम था। तो मैं वही प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने आज रखना। तो व्हाट इज योर वाई? आपका वाई क्या है? मैंने जैसे आप लोगों से बोला कि मैं इस बिजनेस में जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे कोई रीजन नहीं था कि दुबई का जो काम है वो सब छोड़कर यहाँ पे मेरा बिजनेस में शुरू करे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं अपना काम शुरू करे। मुझे ऐसा कोई वजह नहीं था। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप लोगों के वजह क्या थे? इस बिजनेस में जब मैं आया तो उसके बाद ही मैं इस बिजनेस के बारे में पढ़ा। मैं जब दुबई में था तो एक बार भी आरसीएम के राइस ब्रान ऑयल यूज नहीं किया। मैंने न्यूट्रीचार्ज का कोई भी प्रोडक्ट मैंने यूज नहीं किया। आरसीएम का धनिया नहीं यूज नहीं किया, आरसीएम का टी नहीं पिया। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट मैंने यूज नहीं किया था। मैं ये सब कुछ दुबई छोड़कर इधर आने के बाद, दुबई छोड़कर इंडिया आने के बाद ही मैंने यूज किया। उसके बाद के जो कॉन्फिडेंस जो मुझे मिला, उसी के बाद मैंने आरसीएम बिजनेस शुरू किया था। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, व्हाट इज योर वाई? आप लोग आरसीएम क्यों कर रहे हैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में? आप लोग क्या देकर आपको क्या करना चाहिए इस इंडस्ट्री में? आपको आपका वजह क्या होना चाहिए? वही मैं आप लोगों से जुट मैं पूछना चाहता हूं। तो नॉर्मली अगर आप लोग देखेगा तो रीजन टू डू डायरेक्ट सेलिंग, एक डायरेक्ट सेलिंग करने का वजह अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे वजह है। एक प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स अगर हम लोग बनाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैक्सिमम लोग क्या देख रहे आते हैं? मैक्सिमम लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेकिंग मनी, बहुत सारा पैसा मिलेगा, ये सोचकर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैक्सिमम लोग आते हैं। क्योंकि सब लोग यही सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने एक बार आईडी ले लिया, एक बार दो दो चाय की पत्ती एक कॉफी पाउडर में हम लोगों ने परचेस कर लिया तो लाखों रुपया मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। इस तरह गलत माइंडसेट के साथ बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं तो आरसी में मैं काम करूंगा और काम करने के बाद बहुत सारे इनकम मैं कमाऊंगा, ऐसा सोच के भी लोग आते हैं। तो मनी मेकिंग, मनी पैसे के लिए इस बिजनेस में आने वाले लोग बहुत है। दूसरा चीज क्या है? रिकग्निशन। हम लोग क्या करते हैं कि एक नए बंदे को एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम में हम लोग लेकर जाते हैं, और वो सेलिब्रेशन प्रोग्राम में जो लोग माला पहनाते हैं, जो उन लोगों को हम लोग रिकग्निशन करते हैं, सब लोग उनके लिए ताली बजाता है। ये सब देखकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ अच्छा, तो इतना बड़ा रिकग्निशन मिलेगा इसमें, तो ठीक है, तो मुझे मुझे भी ये रिकग्निशन चाहिए। तो इसीलिए मैं
आरसी बिजनेस करने वाले हो, इस तरह बोल के, नहीं तो डायरेक्ट सेलिंग में आ जाऊंगा, ऐसा बोलकर भी बहुत सारे लोग, वो भी बहुत हाई है। और तीसरी चीज है हेल्थ। हेल्थ हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ज्यादा लोग हेल्थ के लिए हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं आते, क्योंकि हेल्थ के लिए हमको बिजनेस करना जरूरी नहीं है। हेल्थ के लिए हमको क्या चाहिए, बहुत अच्छा हेल्थी प्रोडक्ट हम लोगों को लेना है। तो यहाँ पे अब सिर्फ आरसीएम बिजनेस में ही थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनका इस आरसीएम का प्रोडक्ट देकर इस बिजनेस में आता है, उसके बाद बिजनेस शुरू करता है। लेकिन जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बोलेंगे तो इतना ज्यादा लोग हमको नहीं मिलेगा जो लोग हेल्थ के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियम लोग, मीडियम हम लोग, हाई प्रायोरिटी भी नहीं है, बहुत लो भी नहीं है, मीडियम हम लोग बोल सकते हैं। और चौथी चीज क्या है, नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। ये भी बहुत 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 लो है। नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस बोलकर कोई भी यहाँ इस बिजनेस में काम नहीं करते। अगर ऐसा लोग काम करेगा तो इंडिया का पूरा का 140 करोड़ का जो पॉपुलेशन है, वो सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में होते हैं। क्योंकि ये जो नो इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया है वो तो सबके लिए एक ही है। तो सब लोगों को आरसीएम ज्वाइन करना चाहिए ना। लेकिन क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज नहीं है जो नो इन्वेस्टमेंट है तो इस बिजनेस कर हम लोग बिजनेस करेंगे, ऐसा लोग नहीं सोचे। तो वो उसके लिए भी बहुत कम ही लोग आता है। और पांचवी चीज है पैसिव इनकम। यस, पैसिव इनकम के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग देखेगा बहुत सारे लोग पैसिव इनकम के लिए इस बिजनेस में आएंगे। जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, आरसी बिजनेस के बारे में लोगों से हम लोग बात करते हैं तो हम लोग पैसिव इनकम के बारे में भी बात करते हैं। अगर आप है, आप नहीं रहे तो भी आपके अकाउंट में इनकम आता ही रहेगा। तो अगर आप एक्टिव नहीं है, ये जो जो सिक्योरिटी आरसी बिजनेस से जो मिलेगा, नहीं तो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जो आपको मिलेगा, इसके बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, हाँ अगर ऐसा है, अगर मैं नहीं रहेगा तो भी सिक्योरिटी मेरे फैमिली को मिलेगा, तो जरूर मुझे ये काम करना है, ऐसा सोचकर बहुत सारे वेरी हाई बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नहीं तो आरसी में आता है। सिक्स चीज है नेक्स्ट जनरेशन। जब हम लोग बोलेंगे कि आप जितना भी आरसीएम बिजनेस में, नहीं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में से आप बनाएगा, वो आप क्या कर सकते हैं, आपके अगले जनरेशन को, आपके बच्चे को, आपके बेटी को आप दे सकते हैं। ये बात बहुत सारे लोगों को एक हाई प्रायोरिटी लगेगा। हाँ, अगर मैं 10,000 भी कमा लूं तो मैं अगले मेरे बच्चे को वो 10,000 से वो अपने बिजनेस शुरू कर सकता है। तो ये चीज सब लोगों को बहुत बढ़िया लगता है, तो वो भी हाई प्रायोरिटी का है। और लास्ट थिंग, सेवंथ थिंग इज डेवलपिंग इंडिया। चलो हम सब मिलकर डायरेक्ट सेलिंग करते हैं और इंडिया को डेवलप करते हैं। ये बातें सुनने में बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन आप लोग देखिए, इंडिया को डेवलप करने के लिए कोई भी डायरेक्ट सेलिंग में, नहीं तो आरसीएम बिजनेस में नहीं आएगा। क्योंकि वो सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वो इंटेंशनली वो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं करते। तो जो हाई प्रायोरिटी चीजें हैं, मेकिंग मनी, रिकग्निशन, पैसिव इनकम, नेक्स्ट जनरेशन, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें आपको कब मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको तभी मिलेंगे जब एक बढ़िया सा नेटवर्क, एक बढ़िया सा टीम आप क्रिएट करें। बाकी सब चीजें, बाकी हेल्थ के लिए आपको टीम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए आपको टीम क्रिएट करने के लिए जरूरत नहीं है, इंडिया को डेवलप करने के लिए, इंडिया प्रोडक्ट आप यूज करें, आपको टीम क्रिएट करने के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन जितना भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो प्रायोरिटी है, जितना भी चीजें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सब लोग मांगते हैं, यस मुझे ये चाहिए, ऐसा जो लोग चाहते हैं, वो सारे चीज अगर आपको मिलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बढ़िया सा टीम आपको बनाना पड़ेगा। सो दैट विल शुड बी योर रीजन। इस बिजनेस में अगर आपको रहना है, अगर आपको ये सब चीजें अगर आपको मिलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बढ़िया सा एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि डोंट वर्क फॉर मनी। आप पैसे के लिए काम मत कीजिए, वर्क टू क्रिएट ए नेटवर्क। बढ़िया नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, एक एक ऑटोमेटिक इनकम जनरेटिंग सिस्टम क्रिएट करने के लिए आप आरसीएम बिजनेस कीजिए, डायरेक्ट सेलिंग कीजिए। क्योंकि अभी हम सब लोग जानते हैं कि जब भी हमारा जो स्टेटमेंट, मंथली स्टेटमेंट हमारा एप्लीकेशन में आता है, तो सब लोग पहले क्या देखते हैं कि हाँ मुझे कितना पैसा आ गया। सब लोग सबसे नीचे जाकर हम लोग ये देखते हैं कि मुझे इस महीने कितना पैसा आ गया, देखता है। एक्चुअली आप लोगों को वो नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि मैंने कितना बड़ा नेटवर्क बनाया है।
अगर आपको 1 लाख रुपया पर महीने आपको चाहिए तो 1 लाख तक जाने के लिए मैंने कितना बड़ा नेटवर्क बनाया है। नहीं तो मैं अभी 1 लाख पर महीना आने के लिए कितना गैप रहा है मुझे, कितने लोगों को अभी आगे से जुड़ना पड़ेगा, कितने लोगों को परचेस करवाना पड़ेगा, कितने लोगों तक मुझे आरसीएम लेकर जाना पड़ेगा, इसके बारे में हम लोगों को सोचना होगा। डोंट गो एंड चेक द मनी, चेक हाउ मेनी मेंबर्स यू हैव जॉइंड, कितने लोगों तक आपने आरसीएम पहुंचाया है, ये बात आपको सोचना होगा। इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में अगर आपको 100% सक्सेसफुल होना है तो आपको सही तरीके आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इफ यू आर डूइंग इट इन अ राइट वे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द राइट थिंग। अगर आप सही से आप करेगा तो ऑटोमेटिकली सही चीजें आपको मिल जाएंगे। एक्चुअली मैं दुबई से यहाँ पे वापस आ गया था तो एक्चुअली मैंने इसी चीज नहीं चुना। हम सब लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसी चीजें चुनते हैं। अभी जैसे बोलेगी तो हम लोग को अगर मुंबई से, हमारे धारावी से अगर हम लोगों को पोर हमारा पास के कुछ एक 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर आपको जाना है तो आप कौन सा गाड़ी यूज करेंगे? आप बाइक यूज करेंगे, नहीं तो एक कार यूज करेंगे। बाइक और कार से आपको काम चल देगा क्योंकि आपको पता है कि 10-20 किलोमीटर ही है। अगर आपको मुंबई से अगर आपको यहाँ पे केरला आने का है तो आपको पता है कि 1,000 से ज्यादा किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो आप बाइक पे चले जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि आपके पास तो बाइक है लेकिन आपको बाइक चलाना भी आता है, लेकिन आप बाइक से नहीं जाएंगे। आप क्या करेंगे? आप एक ट्रेन पकड़ेंगे, नहीं तो फ्लाइट पकड़ेंगे। वो थोड़ा वो इजी नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एयरपोर्ट तक जाना पड़ेगा, नहीं तो रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन आप क्या करेंगे? आप सिर्फ ट्रेन से, नहीं तो फ्लाइट से आप लोग इतना ज्यादा 1,000 किलोमीटर से ज्यादा आप फ्लाई करेंगे। नहीं तो आपको दुबई जाना है तो आप क्या साइकिल से जाएंगे क्या? एक्चुअली इसी तो साइकिल ही है, क्योंकि आपके घर में ही साइकिल है, आपको साइकिल चलाना भी जानता है। अब तो फ्लाइट चलाना तो आपको नहीं जानता, और साइकिल में जाने में इतना पैसा भी नहीं होता। लेकिन फिर भी आप इसी चूज नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? आप राइट थिंग चूज करेंगे, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है। तो इस बिजनेस में भी अगर आपको बड़ा मुकाम हासिल करना है, बहुत बड़ी तरह का सक्सेस आपको अचीव करना है, तो आपको राइट चीजें करना होगा। इस बिजनेस में मैंने, जैसे कि मैंने पहले बोला कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि इस बिजनेस में इतना इजी मैंने अचीवमेंट कैसे हासिल किया, इतना बढ़िया टीम मैंने कैसे बिल्ड किया, ये सब बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो एक्चुअली मेरा सिर्फ एक ही जवाब है। मैं इस बिजनेस में जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता नहीं था, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता नहीं था, तो इसीलिए मैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो गया। अगर मुझे इसके बारे में ज्यादा पता होता तो मैं इतना ज्यादा काम नहीं करता। मेरा एक्सपीरियंस कहां पे था? मैं पहले एक कंपनी में जॉब कर रहा था, तो ऑटोमेटिकली मेरा 15 साल का जो एक्सपीरियंस है वो जॉब का एक्सपीरियंस है। तो मैंने क्या किया, मैं जब डायरेक्ट सेलिंग में आ गया, आरसीएम में आ गया, इस इंडस्ट्री में आ गया, तो मैंने क्या किया कि मैंने आरसीएम एक जॉब की तरह किया। क्योंकि मुझे आरसीएम आता नहीं था, मुझे डायरेक्ट सेलिंग आता नहीं था, नेटवर्क मार्केटिंग का जो क्राइटेरिया है इनके बारे में बिल्कुल मुझे पता नहीं था। तो मैंने ये जो चीज है, मैंने जो ये जो डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, इसमें आने के बाद मैंने पूरा का पूरा जो मैंने पहले जो कॉर्पोरेट कंपनी में मैं काम क्या करता था उस टाइम पे मैंने जो किया, वही मैंने क्या यहाँ पे डुप्लीकेशन कर दिया। वो क्या क्या चीजें हैं हम लोग एक बार देखते हैं। जॉब वेस आरसीएम, जॉब में मैं क्या करता था और आरसीएम में आने के बाद मैंने क्या क्या किया। तो सबसे पहले चीज है फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। जब मैं दुबई में काम करता था तो उस टाइम पे मेरा फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होता था। हर दिन मुझे सुबह 8 बजे पंचिंग करना है। वो 8 बजे से लेकर 15 मिनट का टाइम है। तो उस 15 मिनट के अंदर हम लोगों ने पंचिंग नहीं किया तो एक दिन का सैलरी काट देगा। तो सारे दिन हमको क्या करना होगा? सुबह सुबह 8 बजे हम लोगों को ऑफिस पहुंचना होगा और पंचिंग करना होगा, और अप टू 6 o'clock 6 बजे तक हम लोगों का काम भी चलता है। वो थोड़े दिन हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ज्यादा भी काम करते हैं कुछ एक्स्ट्रा मनी के लिए, लेकिन फिर भी जो टाइमिंग है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स है, जो
8 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो टाइम है, जितना 8 8 8 8 घंटा 9 घंटा का जो टाइम है, वो 8 घंटा मैंने वो वहां पे काम किया था। तो मैंने आरसी में जब यहाँ पे आ गया तो मैंने क्या किया कि इसी तरह का फिक्स्ड वर्किंग आवर्स में मैंने काम कर दिया। जैसे कोई भी हो, जैसे भी हो, 6 घंटे से कम में आरसीएम डेफिनेटली मैं करता था जब मैं यहाँ पे आ गया। मिनिमम 6 घंटे, वो 12 घंटे तक जाता था, लेकिन मिनिमम 6 घंटे में आरसीएम करता था, क्योंकि मैं ये नहीं जानता था कि आरसीएम ने तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक फ्रीडम बिजनेस है। इसमें अगर चाहे तो मैं एक दिन काम नहीं भी करेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ये मुझे किसी ने बताया नहीं था। तो मैंने मैंने ये सोचा कि जॉब की तरह मुझे हर दिन ये आरसीएम करना होगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग का ये जो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स का जो नो है, वो मैंने यस कर दिया। मैं हर दिन आरसीएम करता था, क्योंकि मैंने ये सोचा कि अगर मैं आरसी में एक दिन नहीं करेगा तो मेरा एक दिन का सैलरी कट हो जाएगा, एक दिन का पेमेंट मुझे नहीं मिलेगा, तो मुझे काम करना ही है, क्योंकि बहुत बड़ा इनकम है दुबई पे छोड़कर मैं यहाँ पे आकर आरसीएम कर रहा था। तो डेफिनेटली आई नीड मनी, मुझे पैसा की जरूरत था, क्योंकि जितना पैसा वहां पे जो मिल रहा था उससे कम पैसे में मैं आरसीएम यहाँ पे शुरू किया था। तो मैंने ये सोचा कि काम कर, अगर हर दिन काम नहीं करेगा तो पैसे नहीं मिलेगा, तो इसीलिए फिक्सड वर्किंग आवर्स मैंने लिया। वो पहले चीज। दूसरी चीज है रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क। जब भी हम लोग, मैं दुबई में जब काम करते थे, तो हम लोगों को असाइंड वर्कशीट होता था। मुझे लिस्ट भेजा भेजा जाता था कि आज कितने डॉक्टर्स को मिलना है, कितने लोगों से क्या क्या बातें करना है, कौन सा प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, कितने सीएमएस डॉक्टर को ऑफर करना है, और सीएमएस के लिए कितना फ्लाइट टिकट मुझे बुक करना है। ये सारी चीजें मुझे प्री प्लान होता था। तो वही चीजें मुझे करने का इनकम भी मिलता था। अगर मैं सिर्फ, मैंने अगर एक दिन का काम जैसे कि अगर मैंने एक डॉक्टर को मिला और उसके बाद मैंने बाकी डॉक्टर्स को नहीं मिला, नहीं तो मेरे कस्टमर्स के साथ जो भी काम जो था वो काम मैंने नहीं किया, तो मुझे कोई भी इनकम नहीं मिलता था। तो जो भी काम करता था तो वेल प्लान्ड रिजल्ट ओरिएंटेड काम ही मैं करता था। लेकिन जब मैंने आरसीएम में आया तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे करता है कि सुबह से लेकर शाम तक वो लोग एक पिकअप सेंटर नहीं तो वंडरमेल क्विक में बैठता है, और वहां के पिकअप सेंटर ओनर से बोलता है कि अरे भाई आरसीएम का जो राइस ब्रान ऑयल है वो बहुत बढ़िया है। तो वो पिकअप सेंटर ओनर वापस बोलता है कि अरे राइस ब्रान ऑयल ही क्या, न्यूट्रीचार्ज तो उससे भी बढ़िया है। तो ये दोनों क्या करते हैं कि आपस में आरसीएम के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया बात करता है, और इवनिंग तक बात करके और के बाद वो वापस घर जाता है। और किसी ने पूछा कि आपने क्या किया आज, तो बोलता है मैंने पूरा का पूरा दिन आरसीएम कर दिया। लेकिन उसमें क्या रिजल्ट आया, जैसे हम लोग आपस में आरसीएम के बारे में बात करने से हमको कोई भी पीवी इंक्रीमेंट नहीं आने वाला है, हमारा पिन लेवल चेंज नहीं आने वाले हैं। हमको किनके साथ बात करना पड़ेगा, जो नए बंदे हैं, जो लोग आरसीएम के बारे में नहीं जानते, उन लोगों को हमको आरसीएम के बारे में बताना है। लेकिन बहुत सारे लोग रिसर्च ओरिएंटेड काम नहीं करते, सिर्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए क्या करते हैं, आरसीएम के बारे में बात करते हैं, सुबह से लेकर रात तक बात करते हैं, सालों साल आसिम के बारे में बात करते हैं, लेकिन उन लोगों को पीवी जनरेट नहीं होता। तो मैंने क्या किया कि ये जो रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क है, अगर मैं कुछ काम करता है तो उसमें मुझे ध्यान में रखना है, इसमें से मुझे या मेरे टीम को कुछ बेनिफिट होता है या नहीं। ये बातें ध्यान में रखते हुए ही मैंने आरसीएम करना शुरू किया। तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये जो रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क का जो चीज है वो भी मैंने ऐड कर दिया। तीसरी चीज है पंक्चुअलिटी। जब भी मैं वहां पे दुबई में मैं था, तो वहां पे जब मैं डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट लेता था, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप पंक्चुअलिटी, क्योंकि अगर 1 या 2 मिनट के भी जो डिफरेंस में वो अपॉइंटमेंट मुझसे छीन लेगा और किसी और को दे देगा। तो आधे घंटे पहले मैं वहां पे डॉक्टर्स को मिलने के लिए मैं पहुंच जाता था। तो एक्चुअली सिर्फ दुबई पे ही नहीं, जब मैं इक्का लेबोरेटरीज में काम कर रहा था, तो उसी टाइम से ये जो पंक्चुअलिटी है, क्योंकि सुप्रीम लोगों के साथ हमारा आना जाना उठना बैठना था, तो पंक्चुअलिटी वी शुड कीप फॉर दैट पर्सन, क्योंकि वो हमारे काम है जो करेक्ट टाइम पे आकर उन लोगों से मिलना। मे बी वो लोग थोड़ा देरी से हम लोगों से मिलेगा, लेकिन हम लोग को करेक्ट टाइम से पहले वहां पे पहुंचना है। लेकिन यहाँ पे जब मैंने आरसीएम में आने के बाद मैंने ये देखा, अगर 10 बजे का अगर एक मीटिंग है तो लोग कब जुड़ेंगे, 11 बजे के बाद ही लोग जुड़ते हैं। कोई भी, बहुत सारे लोग यहाँ पे पंचुअली नहीं है। तो
बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर 10 बजे हम लोगों ने बोला तो प्रोग्राम स्टार्ट तो 11 बजे होगा ना, तो 11 बजे पहुंचेंगे। तो जानबूझकर वो लोग क्या करते हैं, पंक्चुअलिटी कीप नहीं करते, 1 घंटा 2 घंटा लेट होकर वो मीटिंग, फिजिकल मीटिंग में आता है। और मे बी जूम मीटिंग में भी अगर आप लोग देखेगा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी और कोई भी काम नहीं होगा फिर भी ऐसे ही लेट होकर यहाँ पे आता है। तो मैंने क्या किया, जो ये जो मेरा पंक्चुअलिटी का जो क्वालिटी था वो भी मैंने इस सिस्टम पे अप्लाई किया। मैं मुझे अभी भी याद है, मेरा सबसे पहला मीटिंग केरला में तिरूर नाम का एक जगह पे था। वहां पे हमारा जो आरसीएम के साउथ इंडिया का जो किंग मेकर बोलता है गोपू कुमार जी, उनका प्रोग्राम था। तो मेरे ससुर जी ने मुझसे बोला कि तुम एक काम करो, एक बार वहां पे जाकर वो एक मीटिंग अटेंड करके आप देख लो और उसके बाद तय करो आपको ये करना है या नहीं। तो पहली बार मैं तिरूर जाकर एक प्रोग्राम अटेंड किया था। तो मुझसे बोला गया था कि प्रोग्राम 10 बजे शुरू होगा। तो मैंने क्या किया कि 9:30 वहां पे पहुंच गया, वो वेन्यू पे पहुंच गया। तो वो उस वेन्यू पे सिर्फ मैं ही था और कोई भी नहीं था। पहला आदमी आया था 10:15 को। तब तक मैं सिर्फ अकेला उस वेन्यू पे बैठा था और मुझे ये भी डर लग रहा था कि मैं कुछ गलती से किसी और जगह पहुंच गया क्या, वेन्यू कुछ चेंज हो गया क्या। तो इसीलिए मैंने वो लीडर को, मेरे ससुर जी को मैंने फोन किया और मैंने ये भी पूछा कि मैं यहाँ पे अकेला खड़ा हूँ। तो ससुर जी ने मैंने मुझसे बोला कि अरे इतने जल्दी क्यों गया, 10 बजे बोले तो 10 बजे को ही पहुंचना है, नहीं तो आधे घंटा लेट भी पहुंचेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन मैंने 9:30 को पहुंचा, उसके बाद भी एक भी टाइम में अपना पंक्चुअलिटी में कभी नहीं तोड़ा है। अभी कल भी मेरा एक फिजिकल प्रोग्राम था, परसों भी मेरा एक फिजिकल प्रोग्राम था। वो सारे प्रोग्राम में 5 या 10 मिनट पहले मैं पहुंचता था और मेरे पहुंचने के बाद ही वहां पे सारे लोग, सबका जो कोऑर्डिनेटर है वो सारे लोग वहां पे पहुंचते थे। तो वो जो पंक्चुअलिटी का जो चीज है वो हर वक्त मैं कीप करता हूं, तो मैंने वो भी यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। चौथी चीज है मैक्सिमम एफर्ट। जब हम लोग जॉब करते हैं तो हमको पता है कि इस सुबह 8 बजे से लेकर मुझे इवनिंग 6 बजे के तक का जो जॉब है वो मुझे ही करना होगा। उसके लिए मुझे कोई सहायता नहीं मिलने वाला है, जो भी मेरे काम है मुझे ही करना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी मैं वो काम मैं कर पाऊंगा उतना जल्दी मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ घर जा सकता हूं। तो मैंने जब भी मैं जॉब करता हूं तो मैक्सिमम एफर्ट लगा लेता है। मुझे पता है कि अगर किसी बंदे को, अगर 6 डॉक्टर्स को मिलना है, नहीं तो 8 डॉक्टर्स को मिलना है, तो मैं क्या करता हूँ कि कल का 2 डॉक्टर्स जो है उन लोगों को भी मैं आज ही मिल जाता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि कल मुझे 2 घंटे पहले मैं अपने घर जा सकता हूँ, अपने बीवी बच्चे के साथ थोड़ा टाइम निकाल सकता हूँ। इसीलिए मैं क्या करता था, मैं मैक्सिमम एफर्ट जो भी काम मैं करता था, मैं मैक्सिमम एफर्ट उस काम पे लिए मैं रखता था। लेकिन जब मैं आरसीएम बिजनेस में आ गया, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गया, तो मैंने ये देखा कि अगर कंपनी कोई भी टारगेट देगा, कंपनी कोई भी अगर लोगों को हम लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोगों का बिजनेस कब कैसे बढ़ेगा, लोगों तक आरसीएम पहुंचाने से बढ़ेगा। लेकिन लोग आरसीएम पहुंचाते ही नहीं है। सभी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो आरसीएम के बारे में बहुत बढ़िया तरह से बोलना जानते हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो आरसीएम का प्लान प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया तरह से करते हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो आरसीएम का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हूबहू सुपर इंफॉर्मेशन देता है लेकिन करता नहीं। वो लोग क्या सोचते हैं, इतना ज्यादा एफर्ट क्यों डाले, आज क्यों डाले, मैं कल जाकर करूंगा, नहीं तो अगले, क्योंकि आज थोड़ा बिजी है, मैं कल जाकर करेगा बोलकर वो टालते ही रहता है, वो काम नहीं करता। वो एक दिन नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, एक हफ्ता नहीं करेगा और एक महीना भी नहीं करेगा और एक साल तक वो काम ही नहीं करता है, क्योंकि वो लोग एफर्ट ही नहीं डालता है। अगर एफर्ट डालता भी है तो मैक्सिमम एफर्ट नहीं डालता है, जितना उसकी खूबी है, जितना वो कर सकता है उतना वो कभी भी नहीं करता। जितना वो उसके कंफर्ट जोन पे वो कर सकता है उतना ही करता है, उससे ज्यादा। यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स जो है वो कंफर्ट जोन तोड़कर मैक्सिमम एफर्ट डालकर काम नहीं करता। लेकिन जब मैंने आरसीएम बिजनेस में मैं आया तो मैंने क्या किया, मेरा पूरा कंफर्ट जोन तोड़कर मैंने मेरा पूरा एफर्ट लगा लिया। वो आरसीएम के चीजें पढ़ने का आप देख लो, अगर आरसीएम के एक लीडरशिप मीटिंग का देख लो, एक काउंसलिंग करने का देख लो, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की चीजें देख लो, मैंने अपने पूरा का पूरा मेरा आत्मा डालकर मैंने उसके लिए काम किया था। और नेक्स्ट थिंग इज पेशेंस। पेशेंस मतलब इसका दो पहलू है।
पहले वाला पहलू ये कि जब एक हम लोग जॉब करते हैं, जब हम लोग एक जॉब में हैं, तो मुझे पता है कि अब अगर मुझे अभी 2.5 लाख का इनकम मिल रहा है, तो अभी वो 3 लाख से ज्यादा करने के लिए मुझे मिनिमम 1 साल तक वेट करना पड़ेगा। मुझे पता है, क्योंकि 1 साल का मेरा अप्रेजल बनेगा। उस अप्रेजल में मेरा बॉस का सिग्नेचर आना पड़ेगा, और बॉस के बहुत अच्छे अप्रेजल लिखने से ही मेरा इंक्रीमेंट बनेगा। मुझे पता है, तो मैं वेट करता हूं। मैं 2 महीने काम किया, 3 महीने काम करने के बाद मैं अपने बॉस से ये नहीं पूछता कि मेरा मुझे पैसे नहीं आया, मुझे इंक्रीमेंट चाहिए, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मैं कभी भी नहीं बोलता, क्योंकि मुझे पता है कि 1 साल उसके टाइम लगेगा। वो पेशेंस मुझ में है, मुझ में मतलब। और मैं ये भी कंप्लेन नहीं करता कि मेरे मेरे पास, मेरे बाजू में जो बंदा है उस बंदे को ज्यादा पैसा मिल रहा है और मुझे कम पैसा मिल रहा है, ऐसा भी कंप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं नया नया इस जॉब में आया हूं। तो ये सब पढ़कर मैं अगर चाहूं तो उससे भी ज्यादा बढ़िया प्रमोशन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। तो इसे वो पेशेंस मुझ में पहले से ही था। तो जब मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया, आरसी बिजनेस में आया, तो वो पेशेंस मैंने भी रखा। मुझे पता था कि जो इनकम में मुझे चाहिए, जो एक रूबी अचीवर का इनकम होगा, जो बड़ा इनकम होगा, वो इनकम जो चाहिए वो मुझे डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। मुझे पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा सिस्टम में, उसके बाद ही वो मिलेगा। वो मुझे पता था, और उसके लिए मैं पेशेंट के साथ मैंने वेट किया। लेकिन जब मैंने आरसीएम बिजनेस में आया, तो यहां पे लोगों को ये पेशेंस ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर जी, मैं 6 महीने आरसीएम बिजनेस में काम किया और मुझे पैसा नहीं आ रहा है, नहीं तो मुझे सिर्फ 500 रुपये ही आ रहा है, नहीं तो मुझे 5,000 रुपये ही आया है। ऐसा उन लोगों को पेशेंस नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे कि वो लोग बोलते हैं कि मैंने बहुत सारे एफर्ट डाल दिया सर जी, लेकिन एफर्ट डालने के बाद भी मुझे पैसा नहीं आया, मेरा पिन लेवल उतना बढ़िया चेंज नहीं हुआ। अगर आप लोग बढ़िया तरह से काम करेंगे, तो एक ना एक दिन आपका, बिल्कुल आपका इनकम भी बढ़ेगा, पिन लेवल भी चेंज होएगा जाएगा, क्योंकि दिस इज ए प्रूवन सिस्टम। जैसे हमारे जो प्लान है, जैसे हमारा जो सिस्टम है, उसमें जितना पीवी लेकर आने के लिए हम लोग बोलते हैं, उतना पीवी जब आप लेकर आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको वो इनकम मिल जाएगा। आप जो नेटवर्क आप लोग बनाएंगे, तो आप उतना ज्यादा लोगों तक अगर आप आरसीएम पहुंचाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो इनकम आ जाएगी। लेकिन लोगों को पेशेंस नहीं। वो लोग क्या सोचते हैं कि कितने साल मैंने आरसीएम में रहा, वो सोचता है मैंने कितना साल रहकर आरसीएम में क्या किया, इसके बारे में कोई भी नहीं सोचता। लेकिन जॉब में हम लोग को ये भी सोचना था कि मैंने क्या किया, कितने साल किया, ये सब सोचकर हमको पेशेंटली रहना था। तो वो पेशेंस मैंने भी इसमें लेकर आया, तो मैं कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ। मुझे थोड़ा पैसा कम आ रहा है, मैं जो जितना इतना ज्यादा एफर्ट में डाल रहा हूँ, उसमें से मुझे उतना ज्यादा इनकम नहीं आ रहा है। अब दुबई में मुझे ज्यादा इनकम मिला था, यहाँ पे कम इनकम मिल रहा है। इन सब बातों से मुझे कोई भी नेगेटिविटी नहीं हुआ। 100% पॉजिटिव रहकर मैं इस काम आरसी में काम करते रहा। सो दैट इज द वन पेशेंस। दूसरी पहलू ये है कि मैं जब दुबई में काम करता था, मैं जब इंडिया में इप्का लैबोरेटरीज में काम करता था, तो बहुत सारे टाइम ऐसा हुआ कि हमारा जो बॉस है, मेरा जो मैनेजर होगा, वो मुझे डांटते थे, जैसे करके मुझ पे गुस्सा होते थे। बहुत सारी चीजें ऐसे बोलते थे कि तुम, मे बी मेरा मेरा गलती नहीं होगा, फिर भी मे बी उसका घर में कुछ इश्यू हुआ होगा, लेकिन वो सारे गुस्सा वो मुझ पे निकालता था। ऐसा भी हुआ है, सारे टाइम पे नहीं, लेकिन कभी कभी लोग गुस्सा हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जॉब अब जब लोग हम लोग जॉब करते हैं, तो उन लोगों को हम लोग वापस गुस्से में बात नहीं करते। हम लोग कभी भी ये नहीं पूछते कि आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, आप मुझसे ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हैं। अगर आप मुझसे गुस्सा किया, तो मैं भी आपको गुस्सा, मुझे भी गुस्सा आ जाएगा और मैं आपको मारूंगा। इस तरह की बातें हम लोग कभी भी जॉब में अपने मैनेजर से नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है, अगर एक बार हम लोगों ने ऐसा कर दिया, तो कल से मेरा नौकरी नहीं लगेगा, मुझे टर्मिनेशन मिल जाएगा। और दूसरी चीज, अगर टर्मिनेशन नहीं भी मिला, तो भी हमको पता है कि कल भी हमको इन्हीं के साथ काम करना है, हमको कोई ऑप्शन नहीं है। कल भी वो जो बोलेगा उसी काम को मुझे करना पड़ेगा। वो हम लोग हमारे माइंडसेट में है। तो हम लोग क्या करते हैं, जॉब में हम लोग पेशेंट के साथ, वो सुनता है, वो एक कान से सुनेगा और दूसरे कान से बाहर निकाल देगा, इतना ही है। हम लोग झगड़ते वगड़ते नहीं है। लेकिन जब मैं आरसीएम बिजनेस में आ गया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गया, तो मैंने ये देखा कि छोटे छोटे बातों में लोग गुस्सा हो जाता है।
जब भी अपने अपने कुछ भी काम करवाने के लिए अगर थोड़ा जोर से बात किया तो वो लोग बोलते हैं कि आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, इस तरह का चीजें हो रहा है इस बिजनेस में। तो क्योंकि मुझे ये पता नहीं था ये फ्रीडम बिजनेस में यहाँ पर बॉस नहीं है, ये सब चीजें मुझे पता नहीं था। इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने 100% पेशेंस रखा। जब भी मेरे सुपीरियर, मेरे अपने लीडर्स, गोप कुमार जी, मूर्ति सर, सुजीत सर, सुरेंद्र भट्ट सर, जब भी मुझसे कुछ भी चीजें बोलता था तो बिना झिझक के मैं वो चीजें करता था। एक दिन वो बोलेगा कि आपको तिरूर जाकर वहां पे एक मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, तो मैं तिरूर भी जाता था। और उसके बाद बोलेगा कि अगर तमिलनाडु, अगले दिन तमिलनाडु में जाना है, तो मुझे पता है कि तिरूर से तमिलनाडु जाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा दूर है और मुझे टिकट भी नहीं मिलेगा, मुझे पता है। लेकिन मैंने ये सोचा कि मेरा बॉस बोल रहा है, अगर मैं उनको उनके बाद मुझे मानना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर मैंने क्या किया, जो भी मेरे अपने लीडर्स ने मुझसे बोला वो सारी चीजें, थोड़ा प्रेशर में ही था लेकिन मैंने वो पूरा का पूरा चीजें मैंने कर दिया। जब भी वो बोलते थे कि आपको एक जूम मीटिंग करना है, नहीं तो आपको एक फिजिकल मीटिंग आपको बुलाना है, नहीं तो आपको फोन में इतने लोगों को फोन कर कर इस टारगेट के बारे में बताना है, तो बहुत सारे लोग नहीं करते लेकिन मैंने तो 100% किया। क्योंकि मैं इस जॉब इंडस्ट्री से आया था, तो मैंने ये सोचा कि जब अपना अपने लीडर्स, मेरा मैनेजर जो बोलेगा मुझे वो करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं पेशेंट के साथ वो सारी चीजें किया, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, मेरा बिजनेस बढ़ने लगा। सिक्स चीज सिक्स चीज ये है कि लर्निंग। जब हम लोग जॉब करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जब भी हमारा प्रमोशन होता है फॉर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, व्हेन वी स्टार्ट विथ ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब एंड देन वी गेट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एन एरिया मैनेजर। जब एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एरिया मैनेजर बनता है तो एरिया मैनेजर का जॉब अलग है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब अलग है। तो क्या होता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जब एरिया मैनेजर का प्रमोशन आता है तो एरिया मैनेजर का काम सीखना पड़ेगा। we cannot give we cannot give salary for a person who is doing again the same thing। वही चीजें जो पहले वो किया था वही चीजें दोहराने दोहराने पे ज्यादा इनकम नहीं मिलेगा। तो जब भी हमको प्रमोशन मिलता था, जब भी हम लोग एलिवेटेड होता था, जब भी हमको ज्यादा अच्छी तरह का खास टाइप का जो मैनेजमेंट पोजीशन मिलता था, तो उसके बारे में हमको पढ़ना पड़ता था और वही चीजें हमको करना है। जब वो चीजें करेगा तो ही हमको वो इनकम मिलेगा। 5,000 रुपए में अगर हम लोग मैंने अगर मैंने शुरू किया है, तो जब मैं 1 लाख तक जाएगा तो 1 लाख के लिए 5,000 का काम नहीं होगा। 5,000 का काम करेगा तो 1 लाख रुपए नहीं मिलेगा, हमको 1 लाख रुपए के लिए 1 लाख का काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब जॉब में था, तो जब भी मेरा प्रमोशन होता था तो उसके बारे में 100% मैं पढ़ने के बाद उसके वो काम करता था। तो मैंने क्या किया कि जब मैंने आरसीएम बिजनेस में आ गया, तो यहां पर भी मैंने वही किया। बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ना शुरू कर दिया मतलब सिर्फ ऐसे ही नहीं, मैं रात को सोता ही नहीं था। रात को पूरा का पूरा मैं रट्टा मारता था, मैं पूरा का पूरा पढ़ता था। मेरे पूरे जितना भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जो बुक्स था वो सारे बुक्स मैंने खरीद लिया, वो मैंने पढ़ लिया। जितना भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में हिंदी में जो वीडियो थे, मलयालम में जो वीडियो थे, तमिल में जो वीडियो थे, वो इंग्लिश में जो वीडियो थे, सारे वीडियोस मैंने देख लिया। ये क्योंकि मुझे पता था कि मैं जब इस इंडस्ट्री में आने वाला हूँ, एक एक कॉर्पोरेट सेगमेंट से आकर, एक मुझे जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो पढ़ने के बाद ही मैं इस इंडस्ट्री में आगे आगे जा सकता हूँ। इस बिजनेस में आने के बाद मैंने सारे के सारे जितना भी आरसीएम के प्रोडक्ट है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मैंने हासिल की। सिर्फ आरसीएम के अंदर से ही नहीं, मैंने बाहर से भी बहुत सारे लोगों से मिला। मैंने यूट्यूब सर्च किया और उसमें भी मैंने देखा कि क्या क्या जो जो चीजें हैं। अगर एक एक प्रोडक्ट अगर हम लोग देखेगा तो बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है जो अभी हम लोग ज्यादातर लोग नहीं बोलते। वो सारी चीजें मैंने पढ़ ली और मैंने लोगों तक पहुंचाया भी। तो इसी तरह मैंने क्या किया कि लर्निंग स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब आरसीएम बिजनेस में आता है तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वाइटल लेवल पे है, जो स्टार लेवल पे आता है तो भी वाइटल लेवल में जो काम किया है वही काम कंटिन्यू करता है। वो स्टार जब रॉयल्टी में जाता है तो भी वो वाइटल लेवल में जो काम किया था वही कंटिन्यू करता है। वो रॉयल्टी अचीवर अगर टेक्निकल हो गया तो भी क्या करता है, वो वाइटल लेवल का ही काम करता है। और उससे ज्यादा तो वो लोग जा भी नहीं पाएगा, क्योंकि उनका काम करने का जो तरीका है वो लोग बदल नहीं रहा था।
तो हम लोगों को भी क्या करना होगा, जब भी हम लोग अपना पिन लेवल, अगर मुझे अभी अभी मैं राइसिंग कोऑर्डिनेटर रूबी अचीवर हूं, अगर मैं स्टार रूबी पिन पर जाने का मैं कोशिश कर रहा हूं, तो अभी से मुझे जो स्टार रूबी करता है वो काम हमको मुझे अभी स्टार्ट करना पड़ेगा। जब मैं स्टार रूबी का काम करेगा तो ही मैं स्टार रूबी तक जाऊंगा। अगर मैं अभी भी स्टार अमराल का काम करेगा तो मैं कभी भी रूबी पिन से आगे नहीं जा पाएगा। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को जो पिन लेवल हम लोगों को चाहिए, उस पिन लेवल वालों को क्या क्या करना है वो काम हमको पढ़कर हमको वही काम करना पड़ेगा। तभी हम इस बिजनेस में आगे आगे का पिन लेवल अचीव कर सकते हैं। तो मैंने भी वही किया कि जितना जो मेरा पिन लेवल था, उस पिन लेवल के लिए जितना भी हम मुझे सीखना था वो सारी चीजें मैंने सीख लिया और मैंने इंप्लीमेंट भी कर दिया। और लास्ट एंड फाइनल थिंग इज लीडरशिप। जब हम लोग जॉब करते हैं तो वहां पे कोई भी ऐसा नहीं होगा जो एक्टिवली काम नहीं करता उसको प्रमोशन मिले, ऐसा नहीं हो पाएगा। हम लोग बॉस क्या देखते हैं जॉब में, जो एक्टिवली काम करता है, जो थोड़ा ज्यादा करता है। अगर 6 बजे तक का हमारा शेड्यूल है, टाइमिंग है, अगर कोई बंदा 7 बजे 8 बजे तक एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको ही प्रमोशन मिलता है, क्योंकि वो बॉस देखता है कि हाँ ये बंदा थोड़ा ज्यादा काम कर रहा है, ही इज पुटिंग एफर्ट फॉर, नॉट ओनली फॉर हिम, फॉर द कंपनी ऑल्सो, वो कंपनी के लिए काम कर रहा है। तो इसीलिए वो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लोगों को पकड़ कर हम लोग लीडरशिप में पहुंचाते हैं। तो कोई भी हम एक्स्ट्रा काम करते करने से ही हम लोगों को लीडरशिप मिलेगा, ये मुझे पहले से ही मैं जानता था। तो इसीलिए जब भी दुबई में जब काम कर क्या करता था, तो उस टाइम पे जब डॉक्टर सीएम इसके बारे में, मीटिंग्स के बारे में बोलते थे, तो दुबई में मैं जब मैं पहली बार गया तो मुझे वहां पे बारे में ज्यादा पता नहीं था। मुझे ये कैसा ऑर्गेनाइज करना है, क्या क्या ऑर्गेनाइज करना है, मुझे कुछ भी पता नहीं था। फिर भी मैंने वहां पे काम शुरू किया, तो जब भी कोई भी सीएमई होता था, डॉक्टर्स प्रोग्राम होता था, तो उसके सबसे पहले वाला जो कोऑर्डिनेटर होगा वो मैं ही होगा, और सबसे लास्ट में जो कोऑर्डिनेशन करके जो वापस घर जाता था वो भी मैं ही होगा। मैं अपने बॉस को बोल देता हूँ कि सर जी आप घर जाइए, मैं कर देता हूँ, मुझे मुझे क्योंकि ये सब चीजें मैं कर लेता हूँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे मुझे भी थोड़ा जानकारी मिल जाएगा, मुझे भी थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा, तो आप जाइए, मैं कर लेता हूँ। इसी तरह मैंने अपने लीडरशिप उसी टाइम पे मैंने लिया था। तो मैंने क्या किया कि आरसीएम बिजनेस में आने के बाद उसी तरह मैंने अपने लीडरशिप क्वालिटी मैंने यहाँ पे यूज किया। मैं कभी भी डरता नहीं था कि लोगों से मुझे बात करना है, लोगों से मुझे, क्योंकि मैं दूसरे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में आया था, तो मैंने कभी भी माइक नहीं पकड़ा था, बहुत सारे लोगों के सामने मैंने बातें नहीं किया था। तो ये सब चीजें जो इस तरह का जो मोटिवेशनल प्रोग्राम्स है, उस प्रोग्राम्स में मैंने बातें नहीं किया था। तो ये सब चीजें मेरे लिए बिल्कुल नए थे। तो डेफिनेटली मुझे थोड़ा वो फियर भी लगा होगा, थोड़ा बहुत मैं डरता भी था, लेकिन वो सारे डर मैंने अपने अंदर ही मैंने दबा लिया, और सारे ये जो डर है मैंने किसी को भी नहीं दिखाया, और बिना डरे मैं सभी लोगों से बात किया, बिना डरे मैंने अपने लोगों को काउंसलिंग दिया, जितना भी चीजें जो एक लीडर को करना था वो सारी चीजें मैंने बिना डरे किया, क्योंकि मैं जानता था अगर मुझे मेरे अपने लीडर्स, मेरे मूर्ति जी जो है, सुरेंद्र भट्ट जी जो है, हमारा जितना भी लीडर्स है, वो सुजीत सर जो है, इन लोगों को अगर मुझे दिखाई देना है तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग बहुत सीनियर है। वो सारे लोग इतना सीनियर है कि वो लोग एक झट से पहचान जाएंगे कि ये बंदा ये बिजनेस कर सकता है या नहीं, ये बंदा क्वालिटी वाला बंदा है या नहीं, वो पकड़ लेगा। तो मैंने ये सोचा कि उन लोगों को सामने मुझे प्रूव करके दिखाना है कि यस आई हैव द लीडरशिप क्वालिटी। लेकिन जब मैं आरसीएम बिजनेस में यहाँ पे आया तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग लीडरशिप उठाता ही नहीं है। अगर एक मीटिंग कंडक्ट करना है तो रॉयल्टी क्या बोलते हैं कि वो तो टेक्निकल का काम है, टेक्निकल लोगों को करने दो, मैं क्यों उसका मैं उसको ये क्यों मैं दिमाग में लेकर मैं क्यों घूमूं। अगर लोगों को बुलाना है तो टेक्निकल अचीवर को मीटिंग बुलाने को बोलो, वो मीटिंग में सब लोगों को बुलाएंगे, इस तरह बोलते हैं। टेक्निकल अचीवर क्या बोलते हैं, टेक्निकल अचीवर मतलब एक पर्ल अचीवर नहीं तो शार्प अचीवर बोलते हैं कि एमराल्ड को आने दो, अभी उनका काम है, एमराल्ड को करने दो। इसी तरह यहाँ का जितना भी काम है वो सब लोग क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता, वो किसी और के सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बांध देता है, और उन लोगों को बोलता है कि आप ये करो, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको करना चाहिए। अगर हम लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को देगा तो हमारा जो लीडरशिप क्वालिटी है
वो कैसे इंप्रूव होगा? डेफिनेटली ये लीडरशिप जो क्वालिटी है वो हमको हमको ही वो उकसाना पड़ेगा, हमको ही मुझे हम लोगों को दिखाना पड़ेगा, हमको ही वो लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव करके अपने नेक्स्ट पिन लेवल तक लेकर जाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो 7 चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये जो 7 चीजें हैं, ये चीजें अगर आप लोगों ने 100% एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, 1 साल तक अगर आपने कंटिन्यूसली कर दिया, तो ऑटोमेटिकली मैं बोल देता हूँ, जैसे कि मैडम ने, वेंकटा मैडम ने पहले बोला था कि मैं ऐसा टिप देने वाला हूँ कि कोर लीडरशिप तक क्यों जल्दी कैसे जा सकता है। मैं कंफर्मली बोल देता हूं, डेफिनेटली अगर आप इसी तरह का फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, आपको हर दिन आरसीएम बिजनेस करना होगा, उसके लिए आपको फिक्स्ड वर्किंग आवर्स आपको रखना होगा, कितने घंटे में आरसीएम करेंगे ही करेंगे। अगर कुछ भी हो, अगर वो earthquake आ गया, कुछ भी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना घंटा मैं आरसीएम करने ही वाला हूं, इस तरह का डिसीजन हमको लेना पड़ेगा। जो भी काम आप करता है तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि इसमें से मेरे मुझे या मेरी टीम को कोई बेनिफिट होता है क्या नहीं, मेरे टीम का कोई पीवी बढ़ता है क्या नहीं, मेरे टीम का कोई इनकम बढ़ता है क्या नहीं। सो रिजल्ट ओरिएंटेड काम ही करना होगा। जब भी आप कोई काम करता है तो आप सोचिए कि जो मैं काम में जो कर रहा हूं, इससे मुझे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, मुझे कुछ लर्निंग्स मिल रहा है, मैं ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकता हूं, नहीं तो इससे मेरे टीम का कुछ बेनिफिट होगा। अगर बेनिफिट है तो ही कीजिए, नहीं तो वो काम मत कीजिए। आपको क्या करना होगा, आप अगर आप इस तरह का काम आप करता है तो आपको उस टाइम पे आपका फैमिली के साथ रहो, अपने बच्चों के साथ खेलो, नहीं तो रिजल्ट ओरिएंटेड काम ही करो। अगर आप 1 घंटा भी आरसीएम के अंदर है तो वो 1 घंटे में रिजल्ट आना चाहिए, उसी तरह का काम करो। अभी बहुत सारे चीजें कंपनी कंपनी ऑलरेडी अभी यूएलपी प्रोग्राम अभी कंपनी ऑर्गेनाइज कर रहा है, वीर वीरांगना क्लब है, निर्भया क्लब है, बहुत सारे क्लब है, ये सारे चीज को हमको प्रमोट करना होगा। इतना ज्यादा चीजें अभी हमारे पास है, वो सारी चीजें हम लोगों को इम्प्लीमेंट करके हम लोग अपना इनकम बढ़ा सकता है, अपना पीवी बढ़ा सकता है, नेटवर्क क्रिएट कर सकता है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर दो। पंक्चुअलिटी हर वक्त का आपको कीप करना पड़ेगा, मैक्सिमम एफर्ट डालना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बाकी काम कल करते हैं, ऐसा सोचना नहीं है। जो काम आज करना है तो अभी करना है, तो इसी तरह मैक्सिमम एफर्ट डालकर आपको काम करना पड़ेगा, और पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। अपने टीम लीडर्स के साथ झगड़ना वगड़ना ये सब आप सब छोड़ दो, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लर्निंग, आपको जितना भी, अगर आप डायमंड हो तो भी आपको लर्निंग करना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी आगे पिन है। अगर आप स्टार डायमंड हो तो भी आपको लर्निंग करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि उससे उसका भी आगे पिन आएगा। तो इसीलिए एक ये जो पढ़ने का जो चीज है, एजुकेशन का जो चीज है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो आपको हर वक्त आपको नए नए चीजें पढ़ना पड़ेगा, और लीडरशिप आपको सेल्फ मोटिवेटेड होकर उठाना पड़ेगा। आपके अंदर का जो लीडर है उसको बाहर लेकर आना पड़ेगा। ये सब चीजें अगर 1 साल तक आपने कंटिन्यूस कर दिया तो ऑटोमेटिकली यू विल बिकम ए सक्सेसफुल लीडर इन आरसीएम बिजनेस। टू चेंज योर लाइफ यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। अगर आपको अपने पिन लेवल बदलना है, आपके जीवन बदलना है, कुछ भी चेंज लेकर आना है, तो पहले आपको क्या कर बदलना पड़ेगा, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। टू चेंज योर सेल्फ यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। और अपने आप को बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। जो भी चीजें अभी तक आपने किया है, अगर वही चीजें आप करते ही रहेगा तो आपको बिजनेस जैसे है वैसे ही रहेगा। आपको अगर ज्यादा बिजनेस लेकर आना है, ज्यादा इनकम जनरेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो अभी तक आपने किया है वो सारे छोड़कर आपको एक नया बंदा बनकर, एक नया लीडर बनके अपना आपका काम शुरू करना पड़ेगा।